हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछे हैं। मेरे जो हमारा जो एम्पटी लोगों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में से नंबर लेके उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया और टेक्स्ट के थ्रू या फिर कॉल करके मुझसे कुछ सवाल पूछे। अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस उन्होंने साझा किए। उनमें से कुछ बिगिनर्स थे जिन्होंने भी फ्रेशली एम्पुटेड पेशेंट्स थे, जिन्होंने अपना आर्टिफिशियल लेग प्रोसेस अभी स्टार्ट किया है चलना। कुछ उनमें से एक्सपीरियंस लोग भी हैं। तो जैसे-जैसे उन्होंने सवाल पूछे, मैं एक-एक करके आप लोगों के साथ कवर करूँगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है मैं सैटिस्फैक्टरी आंसर आप लोगों को दे पाऊँ। वो सवाल मैंने कुछ लिख के रखे हुए हैं। पहला सवाल था फ्लैशी स्टम्प का। फ्लैशी स्टम्प मीन्स कुछ लोग पूछ रहे थे। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि सर उसके मसल्स ज़्यादा हैं, मीन्स उसका सॉफ्ट स्टम्प है। ये ऐसी ऐसी तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें तो सबके साथ ही हैं। फ्लैशी स्टम्प तो इनिशियली सभी का होता है। जो फ्रेश अभी जो एम्पुटेड पेशेंट हैं, जो पैर लगाना अभी स्टार्ट किया है, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, तो उनका तो तब तक तो फ्लैश ही रहता है। 6-7 महीने के बाद थोड़ा सा सूखना शुरू करता है। जो लोग कम आर्टिफिशियल मतलब अपने प्रोसेस को कम इस्तेमाल करते हैं, उनका जल्दी सूख जाता है। मसल एट्रोपिक हो जाती है, सूख जाती हैं। मस्कुलर एट्रोपी जिसको बोलते हैं हम, मसल्स हमें धीरे धीरे अपनी एनर्जी और अपनी स्ट्रेंथ खोना शुरू कर देती है, तो वो स्टम्प सूखना शुरू कर देता है। अदरवाइज अगर जब तक हम उसको मेंटेन करके रखेंगे एक्सरसाइज के थ्रू या फिर ज़्यादा वॉकिंग करके, तो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी। जहाँ तक मेरे स्टम्प का सवाल है, मेरा स्टम्प भी फ्लैशी है। आप देख सकते हैं कि इसमें इतना फ्लैशी भी नहीं है, बट जैसा मेरे ये वाली जो थाई की जितनी थिकनेस, जितना मोटा थाई ये वाला है, उतना ऑलमोस्ट वैसा ही है, नियर टू 80-85% उसका। इसमें मेरा जो सूखा जब से मैंने पैर इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से ये 10 से लेकर 15% तक ही सूखा है। अदरवाइज ये फ्लैशी है। आप देख सकते हैं पूरे फ्लैशेस मास है मेरा, मेरी पूरी तरह से सूख कर कुछ एक लोगों के आप स्टम्प देखते होंगे कि मांस पूरी तरह सूख चुका होता है, तो वैसा नहीं है। अब सवाल ये आता है कि फ्लैशी स्टम्प की वजह से परेशानियाँ क्या आती हैं। फ्लैशी स्टम्प होने की वजह से परेशानियाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे इसमें मस्कुलर पेन होता है जब मैं ज़्यादा देर के लिए पैर पहन लेता हूँ, तो उस वजह से मसल्स कंस्ट्रिक्ट रहती हैं, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से मस्कुलर एट्रोफी होने की वजह से रात को जो फैंटम पेन हम लोग फील करते हैं, अमूमन एम्प्टी लोगों के साथ, तो फैंटम पेन को मुझे बताने की जरूरत नहीं। फैंटम पेन क्या होता है, वो पूरी पूरी रात सोने नहीं देता है। फैंटम पेन वो कि जिस हमारा अपना जो एम्पुटेड जो पार्ट है, जो हमारा जो लेग कटा हुआ या हाथ कटा हुआ, जो भी किसी का, जैसे पेशेंट का चाहे हाथ कटा हो चाहे पैर कटा हो, जो कटा हुआ पोर्शन है वो हमें फील होता है, और उस कटे हुए पोर्शन में पेन हो रहा होता है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। पूरी रात आपको वो दर्द सहन करना होता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने एक फॉरनर्स का ग्रुप है, उस ग्रुप में भी मैंने अमूमन ये सवाल के क्वेश्चन से देखता हूँ कि लोग पोस्ट करते हैं कि इज देयर एनीवन हु हैव द सॉल्यूशन अबाउट फैंटम पेन, और फैंटम पेन का किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये चीज़ तो हमें चयन करनी होती है। जो मस्कुलर स्टैम्प है, इसमें मोस्टली फैंटम पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि आपकी मसल्स हमेशा जो टाइटनेस ऑफ सॉकेट है उसकी वजह से दब जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा हैम्पर होता है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा पेन ज़्यादा अमूमन उन लोगों को जिनका फ्लैश स्टैम्प होता है उनको ज़्यादा रहता है, ये बात सच है। तो ये चीज़ तो मुझे भी रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपके बिगनर्स लोग हैं उनके लिए मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि अभी स्टार्टिंग है आपकी, धीरे धीरे ये चीज़ रिड्यूस होती चली जाएगी। आप हिम्मत मत हारिए, अपने पैर का इस्तेमाल करते रहिए। कोई इशू नहीं है कि ये ऐसा होने, ये आपकी जितना आपको पेन हो रहा है मीन्स आपकी अभी स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई है मसल्स की। जितना आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे पैर को, इतना नहीं कि आपको अपने आप को हर्ट कर लें। रब करें, जो पैर चलेंगे ज़्यादा चलेंगे तो पैर रब करेगा, रैशेस बनेंगे, वो मत कीजिए। लेकिन जितना आप जुडिशियसली उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी चल रहे हैं, तो इसकी वजह से आपकी जो मसल्स बची हुई हैं स्टम में, उनको स्ट्रेंथ मिलेगी और उस वजह से ये चीज़ें रिकवर हो जाती है। दूसरा है टाइट सॉकेट। टाइट सॉकेट, एक दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा था। टाइट सॉकेट एक्चुअली मैंने लिखा उसमें टाइट सॉकेट है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा था कि ऊपर से यहाँ से इस पोर्शन से उनको टाइट फील होता है। ये सेम वे यहाँ इस जगह से, जहाँ पर ये पोर्शन है, जहाँ पर हमारी एक्सिस बोन सॉकेट के ऊपर जाकर रेस्ट करती है, जहाँ पर वो लोड लेती है, वहाँ पर अमूमन उनको
पेन फील होता है, जो वो पैर 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो आती है, ये ज़्यादातर बिगिनर्स लोगों के साथ होती है, जो अभी रिसेंटली पैर से चलना स्टार्ट किया है। धीरे 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 ये चीज़ सेम वे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके साथ ये भी लिंक्ड है। ये चीज़ भी आपकी प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में 1-2 साल बाद आपके आर्टिफिशियल लेग इस्तेमाल करते करते आपको जब 6 महीने हो जाएंगे, 1 साल हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे चीज़ें कम हो जाएंगी, क्योंकि आपकी जो बची हुई मसल्स हैं वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर देती हैं, उनमें वो यूज टू हो जाती है इस आर्टिफिशियल लेग के साथ। तीसरा जो सवाल था वो था रोटेशन ऑफ अडाप्टर। अमूमन एक दोस्त ने उसमें ग्रुप में एक सवाल पूछा था कि मेरे स्टम में शायद कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको प्रोस्थेटिस्ट ने उनको बोला कि आपके स्टम में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपका रोटेशनल अडाप्टर टूट जाता है या पैर घूम जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब सर्जन आपका, जहाँ तक मुझे इसके बारे में सर्जन बेटर बता पाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है जो आपके स्टिचेज जो लगते हैं, जब आपका ऑपरेशन हुआ होता है, एम्पुटेशन हुआ होता है, तो सर्जन जो आपके टेंडन फाइबर्स की जो शेप है, जिस तरीके से एक हेल्दी लेग में इधर टेंडन फाइबर्स की जो थ्रू है ना, जो रन है, यहाँ से टेंडन फाइबर्स निकले, आपके यहाँ से जो मसल्स हैं वो जो आपकी बोन के साथ साथ जो दौड़ रही रन कर रही होती हैं, वो ऐसे इस एंगल से जा रही है। अगर कहीं इसकी स्टिचिंग करते, शूचरिंग करते टाइम आपका जो, जैसे ये पैर कटा, पैर करते टाइम उन्होंने शूचरिंग की, शूचरिंग करते टाइम अगर थोड़ा सा भी एंगल उसका चेंज हुआ, तो आपका जो वॉकिंग पैटर्न है, जो आप आर्टिफिशियल लेग के साथ चलेंगे, तो ये पैर आपका सीधा इस, जैसे जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में ये हेल्दी वाला पैर जाता था, उस डायरेक्शन में ये वाला पैर उस तरीके से नहीं जाएगा, क्योंकि टेंडन फाइबर्स अपना थोड़ा सा अगर वो टेढ़ा है, हल्का फुल्का उनका जो रन है वो टेढ़ा हो गया, तो उस वजह से वो क्या करेंगे, आपके पैर को इधर या इधर, जिस तरीके से वो टेढ़ी होंगे, उसी तरीके से आपके पैर को, जब आप फ्रीली चलेंगे तो फ्रीली चलते टाइम आपका पैर सीधा नहीं आएगा। तो आपको आदत डालनी है कि आपका आर्टिफिशियल लेग वो सीधा चलना चाहिए। उसके लिए अगर थोड़ा सा आपको अपना वॉकिंग पैटर्न चेंज करना पड़े, थोड़ी आदत बदलनी पड़े, तो आप बदल लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने फ्रीडम के हिसाब से चलेंगे तो आपका पैर आर्टिफिशियल लेग है वो थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा, और टेढ़ा पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो फुट पे जो स्ट्रेस जा रहा होता है ना, फुट पे आपका वेट जा रहा होता है, तो वो जो आपका जॉइंट जिस एंगल में चल रहा है वो अलाइन नहीं होंगे, जिसको अलाइनमेंट हम अमूमन बोलते हैं कि प्रोसेस हमारा जो फिटर है वो हमारा अलाइनमेंट करता है, जिस एंगल से हमारा फुट पड़ रहा होता है, जिस एंगल से हमारा जॉइंट आ रहा होता है, जिस एंगल में जिस स्ट्रेट लाइन के अंदर वो मूवमेंट कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत भी डिस्टर्ब हुई तो आपका जॉइंट के ऊपर एक पर्टिकुलर जगह पे स्ट्रेस पड़ेगा, और रोटेशनल अडाप्टर पर्टिकुलर के लिए आपने लगा रखा है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से जॉइंट और रोटेशनल अडाप्टर घूम जाते हैं। ऐसा मैंने एक हमारे जिस सेंटर से मैं अपना पैर आर्टिफिशियल लेग बनवाता हूँ, वहाँ पर भी कुछ लोगों के सवाल थे, ऐसे पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या रीज़न हो सकता है इसका, मे बी दैट एंगल में भी, क्योंकि मैंने कभी रोटेशनल अडाप्टर इस्तेमाल नहीं किया, मेरा पैर अभी कभी घूमा नहीं, लेकिन अलाइनमेंट को लेकर मुझे ऐसे इश्यूज आए हैं, क्योंकि मेरा जो वॉकिंग पैटर्न है वो स्ट्रेट, जब मेरा फिटर स्ट्रेट उसको लेजर के थ्रू जो स्ट्रेट अलाइन करता है ना, मेरे पैर पहनने से पहले, फर्स्ट टाइम ट्रायल करने से पहले जो उसको स्ट्रेट अलाइन करता है, वो अलाइनमेंट मुझे आज तक शूट नहीं किया, मैं कहीं ना कहीं उसको चेंज करवाता हूँ। तो वो प्रॉब्लम उसकी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंटिफिकली डिजाइन करके उन्होंने जो लेजर जो टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो साइंटिफिकली रिसर्च करके बनाए गए होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आउट ऑफ जनरलिटी कि 90% लोगों में वॉकिंग पैटर्न ऐसा होता है, तो हम अगर पैर को, सॉकेट को, फुट को, पाइलोन को, फुट को, फिर जॉइंट को, फिर सॉकेट को, या फिर बीच में रोटेशनल अडाप्टर लगा है तो उसको भी अगर एक लाइन में एडजस्ट करते हैं, फिर उनके पास उनका जो बुकलेट होती है, जो कैटलॉग होता है, उस कैटलॉग के हिसाब से जो उनके जो एडजस्टमेंट दिए गए होते हैं, वो एडजस्टमेंट भी साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं, तो 90% लोगों को शूट करते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो करने के बावजूद भी उनका, क्योंकि उनकी मसल्स थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भी अगर टेढ़ी, टेंडन फाइबर्स टेढ़े सेट हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एंगल वो कंफर्टेबली चल नहीं पाते उस सेटिंग पे, उस अलाइनमेंट पे, तो आपको अलाइनमेंट चेंज करवाना होता है। अगर आपने वही सेम रखा अपने लिए, तो क्या करते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर फुट पे, एक जगह पे, आइदर पंजे पे या फिर एडी पे, या पंजे के, या इधर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं ना कहीं स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेस एक जगह पे पड़ेगा, तो वो जॉइंट या रोटेशनल अडाप्टर को हमेशा रोटेट करने की कोशिश करेंगे। और जब आप 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, समटाइम्स 2, 3, 4, 5 दिन चलेंगे, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, आपको धीरे धीरे रोटेट होने के बाद आपको लगेगा कि आपका पैर टेढ़ा जा रहा है, वो क्योंकि वो घूम चुका होता है, उस पोजीशन से हट चुका होता है। तो ये भी प्रॉब्लम उस दोस्त के साथ हो सकती है जिसने ये पर्टिकुलरली क्वेश्चंस ग्रुप में शेयर किया था। एक दोस्त का बड़ा जेन्युइन सवाल था कि मैं लाइनर इस्तेमाल करूं या ना करूं, मेरे प्रोसेसेस मुझे बोलते हैं
जिन्होंने मुझे एडवाइस किया, वो बोलते हैं कि आप लाइनर इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि उनका स्टम्प कहीं लंबा है। वो थ्रू नी पेशेंट है और थ्रू नी की होने के बावजूद भी उनका जो पैर जो जहाँ से निकाला गया है, अब ये मेरा वाला पैर देखिए, यहाँ मेरा जो एम्पुटेशन हुआ है वो थ्रू नी है। घुटने की जो हमारा जो बल्जिंग पोर्शन होता है फीमर बोन का जो नीचे का हिस्सा होता है वो निकाल दे रहा है। कुछ एक लोगों का फीमर बोन का बल्जिंग पोर्शन भी परसिस्ट करता रहता है, उसको थ्रूनी, आप सब जानते हैं कि थ्रूनी क्या होता है और अबोनी क्या होता है। तो थ्रूनी पेशेंट्स का भी कुछ लोगों का देखते हैं कि थोड़ा सा फ्लैश मास नीचे घुटने के बाद भी लटका रहता है। तो ऐसे में क्या है कि जो राइट वाला हेल्दी वाला, उसका जो सवाल था कि हेल्दी वाले पैर का जहाँ घुटना है उससे भी 2-3 इंच आगे है मेरा, कहने को मैं थ्रूनी हूँ लेकिन उससे भी थोड़ा सा लंबा पड़ता है मेरा स्टम्प। तो ऐसे केस में अगर मैं लाइनर इस्तेमाल करता हूँ तो लाइनर जो शटल लॉक के साथ जो लाइनर आता है, जो कि अच्छी ग्रिप के लिए बेटर रहता है कि अगर आप लाइनर इस्तेमाल करते हैं और साथ में शटल लॉक वाला, तो आपका पैर बहुत अच्छी ग्रिप बनता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका एक ये जो आर्टिफिशियल लेग है वो आपकी बॉडी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया है। वो एक अच्छी चीज़ है लाइनर इस्तेमाल करना। बट ऐसे केस में क्या है कि अगर वो उनका जो जेन्युइन सवाल था, जो उनके एडवाइज़र हैं, प्रोस्थेटिक सर्जन हैं, जिन्होंने उनको एडवाइस किया कि अगर आप इतने लंबे पैर के साथ थोड़ा सा शटल लाइनर को भी, अगर शटल लॉक वाले लाइनर पहनते हैं तो आपका जो प्रोस्थेटिक लेग बनेगा वो जॉइंट बहुत नीचे जाकर लगेगा, बहुत नीचे जाकर लगेगा, तो बैठने टाइम आपको ये पैर यहाँ तक आएगा, इतना लंबा पैर लगेगा। मोreover यहाँ तक बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपको अमूमन आप जहाँ भी जाएंगे, दोस्तों के बीच में बैठेंगे, रिश्तेदारों में बैठेंगे, बैठते टाइम किसी को दिख भी जाएगा और उनको पता भी रहता है कि आप आर्टिफिशियल लेग यूज़र हैं, तो नो इशू, उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ चलते टाइम भी आपको डिस्टर्ब करती है, क्योंकि आपका जो एक इसका बेसिक फंडा है ना, बेसिक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है इसका वॉकिंग का, कि आपकी जॉइंट के लाइन में ही आपका आर्टिफिशियल जॉइंट आना चाहिए। जो आपका नी जॉइंट है उसके बगल में ही, उतनी ही हाइट के ऊपर, इक्वलिटी ऑफ लेंथ वाला जो मैंने अपने पहले वीडियो में शेयर किया था, उसमें एक ये पॉइंट भी कवर होता है कि आपका जॉइंट है जो नॉर्मल वाले लेग के जॉइंट के बराबर ही हाइट में सेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा बेटर वॉकिंग बैलेंस्ड रहती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मैंने उनको एडवाइस किया कि वो आपके जो प्रोस्थेटिक सर्जन हैं वो सही कह रहे हैं, अगर आप लाइनर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लेग की इनइक्वालिटी ऑफ लेंथ होगी, इसकी वजह से आपकी वॉकिंग बड़ी डिस्टर्ब टाइप से रहेगी, आप अच्छे से रिदम से चल नहीं पाएंगे। बेटर है कि आप एक कपड़ा इस्तेमाल कीजिए, जैसे मैं स्टॉप, देखिए इस टाइप का जो कपड़ा होता है, स्टॉकनेट कह सकते हैं, कॉटन स्टॉकनेट, जिसकी अब्जॉर्बिंग स्वेट अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जो पसीने को अच्छे से सोख सकता है। तो मैं तो ऐसे ही पहन के इस्तेमाल करता हूँ, सिंपली ये पहनता हूँ और इसके अलावा लाइनर वाइनर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता। तो ये जो पसीना आता है तो इसको सोख लेता है। पसीने के साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो होती है, न केवल पसीने के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पैर उसके बाद फिसलना शुरू कर देता है, सॉकेट आपका स्लिपरी बन जाता है पसीना आने के बाद। तो अगर आपके पास कॉटन वाली इतनी थिक स्टॉकिंग है तो आपको मैक्सिमम पसीना तो सोख ही लेगी। अगर फिर भी आपके पास वो समस्या आ रही है, उसके बावजूद भी बहुत सारा पसीना आपके सॉकेट में भर चुका है, तो बेटर है कि पैर को एक बार निकाल के पसीना सुखा के दोबारा पहनिए, वो सही रहेगा। एक चीज़ जो स्लिपरी, अगर समटाइम्स ऐसी जगह पे आप पैर निकाल नहीं सकते हो, सुखा नहीं सकते हो, फिर भी आपको चलते जाना है और आपको पसीना फील हो रहा है, पैर आपका स्लिप कर रहा है, निकल जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, अच्छे से चल नहीं पाएंगे। ये बात सही है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो इसके लिए मैं ऐसा वॉकिंग में आपको एडवाइस करूंगा, जब मैं पैर पहन लेता हूँ उसके बाद वॉकिंग में आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपको करना क्या है। इस पॉइंट को मैं हाफ बाद में कवर करूँगा। उसके अलावा एक और पॉइंट था, बैक पेन और स्लिपरी, वो तो है ही, स्वेटिंग के साथ जो स्लिपरी सॉकेट की बात आती है, बैक पेन का। अगर आप पसीना आने के बाद भी सॉकेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपके कमर के ऊपर जो आप पैर उठाकर चल रहे होते हैं, ऐसे केस में क्या करते हैं, जब पैर आपका स्लिप कर रहा होता है, पैर छोड़ रहा होता है, तो आपको पैर को उठाना होता है कमर से, और कमर से उठाने के बाद आपको ये सब समस्याएं आती है कि अगर कमर पे जोर आ रहा है आपका, तो बैक पेन आपको ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो क्या बैक पेन मुझे होता है? ऑब्वियसली होता है, बट बहुत पूरे दिन पैर पहनने के बाद। लेकिन कंटिन्यूस नहीं सोचो कि थोड़ा बहुत पहनने के बाद भी बैक पेन हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। वो शुरू में लगेगा आपको, लेकिन बैक पेन का इश्यू क्या है, मैं समझ चुका हूँ कि बैक पेन किन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। या तो आप
स्वेटिंग होने के बाद भी काफ़ी देर तक पैर पहन रहे हैं, बहुत पूरे पूरे दिन पैर पहन रहे हैं, तो एक आना एक ऑब्वियस सी बात है, वो सभी को आती है। अगर आपको थोड़े से पैर पहन थोड़ी देर के लिए पैर पहनते हैं, चलते हैं, 1-2 घंटे की वॉकिंग करते हैं, उसके बाद भी आपको बैक पेन हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने कमर से पैर को उठा रहे होते हैं। आप स्विंग नहीं दे रहे हैं नॉर्मली, आप बैक के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं। उसको रिकवर कैसे किया जाए, उसको काउंटरैक्ट कैसे किया जाए, उसका समाधान क्या है, वो मैं पैर पहनने के बाद बताता हूँ आपको। जो तीसरा चौथा पॉइंट जो मैं कवर कर रहा था आप लोगों के लिए, स्वेटिंग का और साथ में बैक पेन का, कि स्लिपरी सॉकेट होने के बाद क्या इशू आता है। अब जब हम स्लिपरी, हमें सॉकेट तब फील होता है अगर सोचो स्वेटिंग आने के बाद भी हम अच्छे से चल सकते हैं। स्वेटिंग आने के बाद ऐसा नहीं कि मैंडेटरली स्लिपरी बने हुए। आप अगर पैर को उठाकर चल रहे हैं ऐसे, तो पैर आपका ऑटोमेटिकली, अगर अंदर स्वेटिंग हो रखी है, स्लिपरी हो रखा है, तो पैर निकलेगा। आप अपने वॉकिंग की स्टाइल को हमेशा ऐसे ही बनाइए कि आप सिर्फ आगे की तरफ पैर फैलाएं। आपका जो यहाँ से जो वॉकिंग पैटर्न है, जो चलने की स्टाइल है, वो ऐसे उठाकर नहीं है। ऐसे उठाकर चलने वालों के साथ ये दिक्कत आती है, क्योंकि वो पैर को उठा रहे होते हैं। पैर को उठाते हैं तो आपका जो स्टंप है वो निकल के आ रहा होता है, स्लिप कर जाता है, पैर की ग्रिप कम पड़ जाती है। ऐसा अमूमन स्लीव इस्तेमाल करने वालों के साथ ज़्यादा होता है। जो बेल्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेल्ट की ग्रिप ज़्यादा बेटर होती है। बेल्ट ऑटोमेटिकली कमर के साथ इस तरीके से टाइटली अटैच हो जाती है कि वो पैर को स्लिप नहीं होने देते। लेकिन स्लीव के साथ ये समस्या आती है। मैं भी स्लीव इस्तेमाल करता हूँ दोनों पैरों में, बट जो चलने का जो मेरा स्टाइल है वो पैर उठाकर चलने का नहीं है। पैर उठाकर जो चलते हैं उनके साथ ही स्लीपिंग की, और साथ में उसी के साथ उसी वजह से दिक्कत आती है बैक पेन की, क्योंकि आप बैक पे स्ट्रेस डाल रहे हो। ऐसे उठाने से आपकी बैक पे स्ट्रेस ऑटोमेटिकली पड़ेगा। यहाँ से आप एक इस जगह से आप पीछे के पोर्शन से देखें, जब मैं इसको ऐसे उठाऊंगा, हर बार चलते टाइम हर बार स्टेप में ऐसे करूंगा, तो ये यहाँ पर स्ट्रेस मुझे पड़ेगा। इस तरीके से मैं खींच रहा हूँ, खींचने की वजह से मुझे बैक पेन आएगा। तो आप अपना चलने का जो स्टाइल है वो हमेशा, मैंने पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था कि आप जब तक टो पर वेट डालेंगे, जब तक आपके टो पर वेट है और आगे टो जैसे आप रिलीज करेंगे ऑटोमेटिकली आ रहा है, आपको उठाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, तब तक आपको बैक पेन की इशू और स्लिपरी सॉकेट के इशू नहीं आएंगे। मेरे साथ स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं लाइनर इस्तेमाल नहीं करता, मैं एक कपड़ा इस्तेमाल करता हूँ। कपड़े की भी कैपेसिटी होती है पसीना अब्जॉर्ब करने की। वो जब फुल हो जाता है पसीने से, तो उसके बाद थोड़ा सा मेरा पैर गीला हो जाता है, अंदर से सॉकेट भी गीला हो जाता है, तो स्लिप करने का इशू आना चाहिए। लेकिन उसको मैं काउंटरैक्ट कैसे करता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी पैर उठाकर नहीं चलता। ऐसा होने से पसीना भी कम आएगा। अगर आप अपनी वॉकिंग स्टाइल ऐसे रखेंगे कि आप अपने कम से कम एफर्ट डाल रहे हैं, जब आप ऐसे उठाकर चल रहे होते हैं तो आपकी बॉडी पे भी स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, तो इस वजह से पसीना ज्यादा आएगा आपको। जब आप इस तरीके से चलेंगे कि आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ रही, सिंपली आप पैर को नॉर्मली, जैसे अपने हेल्दी पैर को आप जैसे तरीके से थ्रो कर रहे हैं, वैसे ही आपका आर्टिफिशियल लेग भी जा रहा है, तो आपको कभी भी बॉडी पर ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा नहीं। ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा तो वो पसीना भी कम आएगा। तो दोस्तों, एक चीज हमेशा वॉकिंग टाइम में ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपने कभी भी, ये मैंने पॉइंट पिछले वाले वीडियो में कवर नहीं किया था कि पैर को उठाकर चलने वाला, पैर को कभी भी कमर से उठाइएगा मत। अगर कमर से उठा रहे हैं और तो आपको ज़्यादा पसीना भी आएगा, और पसीना आने के बाद फिर आपको फिर ज़्यादा उठाना पड़ेगा, तो वो स्लिपरी आपको ये चीज़ फील होगी, बैक पेन भी फील होगा, ये सब समस्याएं आएंगी। पैर उठाना रनिंग के टाइम में ज़रूरी होता है, कमर से उठाना रनिंग के टाइम में ज़रूरी होता है। जो ब्लड में रनिंग करते, ब्लेड में तो इतनी समस्या नहीं आती, ब्लेड में इतना ज़्यादा रन उठाना नहीं पड़ता, लेकिन जो ऑर्डिनरी प्रोस्थेटिक फुट के साथ जो रनिंग करते हैं उनको दिक्कतें आती हैं, वो उनको उठाकर फेंकना होता है। अगला ही सवाल जो किसी ने मुझसे पूछा था, तो वो इस चीज़ से ही रिलेटेड है कि क्या आप रनिंग करते हो, ऑर्डिनरी फुट के साथ रनिंग करते हो। मेरा जो फुट है वो एक्टिविटी 2 लेवल का है। रनिंग होती है थोड़ी सी, एक्टिविटी 4 जो लेवल का जो फुट होता है वो रनिंग के लिए स्पेसिफिकली बना होता है, जिसमें हल्की फुल्की जॉगिंग कर सकते हैं। स्प्रिंट रनिंग ब्लेड में ही होती है, स्प्रिंट रनिंग, फास्ट रनिंग जो होती है वो ब्लेड में ही होती है। एक्टिविटी 4 लेवल के फुट में, जैसे कि अभी दोस्त ने प्रोफिलेक्स फुट के बारे में मेंशन किया था, तो ये जो फुट होते हैं जो स्प्रिंग एक्शन के होते हैं, तो वो फुट थोड़े से सपोर्ट करते हैं रनिंग के लिए। मेरा जो फुट है वो एक्टिविटी 3 भी नहीं है, एक्टिविटी 2 लेवल का प्योरली वॉकिंग के लिए फुट है। और मैंने तो जब मेरा एम्पुटेशन हुआ था 2016 में, 2016 के 6 महीने बाद जब मैंने 3R106 करके एक नोमेटिक जॉइंट लगवाया था,
तो उसकी स्पीड अच्छी थी। मैंने कहा था कि मुझे फास्ट वॉकिंग करनी है, तो जो रेजिस्टेंस फेस था वो मैक्सिमम करके रखवा दिया था मैंने फिटर से। उसके बाद उससे मैंने काफ़ी अच्छी रनिंग की है, जॉगिंग जिसको आपको कह सकते हैं कि हल्के फुल्की जो रनिंग होती है वो मैंने की है और काफ़ी बार की। उसका मुझे रिजल्ट क्या देखना पड़ा कि मेरी फुट शेल है तो उसके ऊपर अनड्यू स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि मेरा फुट एक्टिविटी 2 लेवल का है। वो सिंपली एक ब्लेड है, शार्प ब्लेड, वो आपकी फुट शेल को फाड़ देती है, उनको कट कर देती है इस जगह से, फ्रंट के पोर्शन से। तो आप अननेसेसरी अपने प्रोसेस लेग को ना हर्ट कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने रनिंग बंद कर दी। क्यों अननेसेसरी बार बार आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर जाने का कोई फायदा नहीं है, आपको फुट सेल कट हो जाती है। इसलिए मैंने रनिंग छोड़ दी, मैं कभी करता नहीं हूँ। अगर आप कहेंगे मैं आपको एक सैंपल दिखा सकता हूँ, जस्ट वो जॉगिंग का ही है, उसमें कुछ खास रनिंग नहीं है कि स्प्रिंट रनिंग कर सके। स्प्रिंट रनिंग के लिए आपको ब्लेड चाहिए होती है। सैंपल आपको दिखाया था दौड़ने का, बस ऐसे ही आप इससे ज़्यादा रनिंग, इससे ज़्यादा फास्ट रनिंग मैं तो नहीं कर पाता हूँ। जिनका थोड़ा शरीर हल्का फुल्का होता है, मेरा थोड़ा पेट भी, टमी भी देख सकते हैं आप, तो यंग एज वाले जो हल्का फुल्का शरीर होता है, मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, जो मेरा शरीर बहुत दुबला सा था और मैंने जो पैर के रेजिस्टेंस को मैक्सिमम सेट करवाया था, तो उसमें स्पीड ज़्यादा थी। इसका मैंने सिर्फ वॉकिंग पर्पज से, क्योंकि समटाइम्स आप हर बार फास्ट वॉकिंग नहीं कर रहे होते। फास्ट वॉकिंग को मुझे ये जब हम रेजिस्टेंस ज़्यादा सेट करवाते हैं तो फास्ट वॉकिंग को सपोर्ट कर रहा होता है। फास्ट वॉकिंग आप ऑल टाइम नहीं कर सकते हैं। जब आप मॉल में घूम रहे होते हैं, कहीं भी जा रहे होते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, तो आपको नॉर्मल पेस वाली वॉकिंग करनी होती है, समटाइम धीरे वॉकिंग भी करनी होती है। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस में सेट करवाना आपको स्लो वॉकिंग सपोर्ट नहीं करता है, तो इस वजह से मैंने इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं रखी हुई है। अगर थोड़ी सी और ज़्यादा होती तो और थोड़ा सा फास्ट में दौड़ सकता था इसमें। 2016 में मैं अच्छे इससे भी स्पीडली रनिंग करता था, बट उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो आपकी फुट सेल को हर्ट करता है। अगर आपका फुट है वो एक्टिविटी 2 लेवल का है, जो मेरा ट्रायस 1C30 फुट है ऑटोबो का, ये एक्टिविटी 2 लेवल का फुट है। अगर एक्टिविटी 4 लेवल का फुट हो तो थोड़ा दौड़ने की स्पीड भी अच्छी होती है, रिदम भी अच्छा होता है, उस केस में आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे फुट के साथ एक्टिविटी 1 या 2 लेवल या 3 लेवल वाले फुट के साथ प्लीज रनिंग ना करें। आपका प्रोस्थेटिक लेग है वो हर्ट होगा, अननेसेसरी मैकेनिकल चीज़ है, वो डैमेज हो सकती है, प्रॉब्लम कर सकती है, आपको दिक्कत कर सकती है, तो बेटर अवॉइड करें। मैं भी अवॉइड करता हूँ। तो वो तो आपको एक सैंपल दिखाने के लिए मैंने रनिंग करके दिखा दिया, बस ऐसा ही कर पाता हूँ, उससे ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच। अगर कोई और भी सवाल आप लोगों के लिए आपके दिमाग में आ रहा हो, या फिर लेटर ऑन यूज़ करने के बाद कुछ लगे आपको कि हाँ ये चीज़ भी मुझसे पूछनी चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। या कुछ और भी चीज़ आप मुझे बताना चाह रहे हो जो मैंने कवर नहीं की, मुझे याद नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, या फिर मैंने कभी सोचा नहीं होगा जिसके बारे में, वो अगर आप मुझे अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हैं तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। मैं इन्वाइट करता हूँ आप सबको कि ये चैनल आपका है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और सो दैट मुझे भी कुछ बेटर सीखने को मिले, मैं भी अपनी चाल में कुछ इंप्रूवमेंट करूँ, मैं भी अपनी रनिंग में कुछ इंप्रूवमेंट करूँ, या कुछ और एक्सरसाइज को लेकर मेंटल सपोर्ट एक दूसरे को देते रहे तो बेटर है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।